कहानी की शुरुआत में ही हम एक एलियन को देखते हैं जो कि अर्थ में आया था एक रिसर्च मिशन के लिए, और वो इंडिया के राजस्थान के एक एरिया में लैंड हुआ था और उसे छोड़कर उसकी स्पेसशिप वापस चली जाती है। और उस एलियन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और उसके गले में एक रिमोट कंट्रोल था जो कि उसके स्पेसशिप को वापस बुलाने के लिए था। लेकिन तभी एक आदमी इस एलियन को देखता है और उसे इंसान समझकर गलती करता है, और उसके गले में वो चीज देखकर वह आदमी उसे चुरा कर वहां से भाग जाता है। और ये देखकर वो एलियन क्या करेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर उसके पास वो रिमोट कंट्रोल नहीं होगा तो वो अपने स्पेसशिप को वापस नहीं बुला सकता है और वो हमेशा यहाँ अर्थ में ही रह जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से कहीं दूर बेल्जियम में जगत जननी सहानी उर्फ जग्गू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे थे। और इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात पाकिस्तान के सरफराज यूसुफ के साथ होती है और एक दूसरे से मिलने के बाद ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और पूरी जिंदगी एक साथ रहने के बारे में सोचते हैं। और इसके बाद जब जग्गू अपने पेरेंट्स को सरफराज के बारे में बताती है तो जग्गू के पेरेंट्स अपने डिफरेंट रिलीजियस और डिफरेंट कंट्री की वजह से इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इसके बाद जग्गू के पापा अपने गुरुजी तेजस्वी महाराज से इस बारे में कंसल्ट करते हैं और तेजस्वी ये प्रेडिक्ट करते हैं कि सरफराज जग्गू को धोखा देगा और इसीलिए जग्गू को सरफराज से दूर रहना चाहिए। लेकिन जग्गू ऐसी तकियानी सी बातों पर यकीन करना नहीं चाहता था और उन लोगों को गलत साबित करने के लिए ही जग्गू सरफराज से शादी के लिए पूछती है और सरफराज भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। और जिस दिन जग्गू मैरिज रजिस्टर के ऑफिस शादी करने के लिए आती है उस दिन सरफराज आकर नहीं पहुंचता और एक अनजान लड़के के हाथों उसने एक लेटर भेज दिया था कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अलग है और आगे से वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। और ये लेटर पढ़ के जग्गू बहुत दुखी हो जाती है और इसके बाद देखा जाता है कि जग्गू दिल्ली वापस आ जाती है और यहाँ पर ही एक न्यूज चैनल में वो एज ए जर्नलिस्ट जॉब करती थी। और इसके बाद ही एक दिन मेट्रो में जग्गू उसी एलियन को देखती है जो कि गॉड्स के मिसिंग होने के पैम्पलेट्स सबको बांट रहा था और ये देखकर जग्गू बहुत हैरान होती है। और इसके बाद वो उस एलियन से जाकर बात करती है, लेकिन तब तक जग्गू को ये नहीं पता था कि ये इंसान नहीं बल्कि एलियन है और जग्गू को ये आदमी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन इसके बाद जग्गू एक दिन फिर से उसी आदमी से मिलता है जो कि एक मंदिर के दान पेटी से पैसे चोरी कर रहा था और जब वो पकड़ा जाता है तो सारे लोग उसे मिलकर मारने लगते हैं, लेकिन जग्गू वहाँ पर आकर उस आदमी को किसी तरीके से बचा लेती है। और इसके बाद ही जग्गू को उस आदमी से बात करने का मौका मिलता है और वो आदमी जग्गू को कहता है कि वो एक एलियन है, लेकिन अर्थ में आने के बाद सब उसे पी के बुलाते हैं। और उसकी ये सारी मनगढ़ंत कहानी सुनकर जग्गू को पहले उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन इसके बाद वो एलियन अपनी पास्ट कुछ दिनों की कहानी जग्गू को सुनाता है और फिर कहता है कि अर्थ में आने के बाद ही सबसे पहले एक आदमी ने उसका रिमोट चोरी कर लिया है और रिमोट के बिना वो अपने प्लेनेट वापस नहीं जा सकता और उनके प्लेनेट में कोई भाषा नहीं थी, इसीलिए पीके भी बोल नहीं सकता था, जिसके वजह से उसके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इसी दौरान वो धीरे धीरे यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करता है और उसे कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, भाषा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और इसी दौरान एक दिन एक बैंड मास्टर भैरव सिंह के साथ पीके की मुलाकात होती है और भैरव सिंह के गाड़ी के साथ पीके की एक्सीडेंट हो जाती है और भैरव सिंह को लगता है कि शायद इस एक्सीडेंट में पीके ने अपनी याददाश्त खो दिया है और इसीलिए भैरव सिंह उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं। और पीके को लोगों की भाषा समझने के लिए उनकी भाषा आनी जरूरी है और उनके प्लेनेट के लोग किसी इंसान के हाथ को पकड़कर उसके माइंड में क्या चल रहा है ये समझ सकते हैं और साथ ही में वो इंसान जो कुछ भी जानता है वो सब कुछ वो एब्जॉर्व कर सकते हैं। और इसके बाद ही एक दिन फुलझड़िया नाम की एक भोजपुरी औरत से पीके उसकी भाषा ट्रांसलेट कर लेता है, जिसके बाद वो बात करना शुरू करता है और फिर वो भैरव सिंह को अपने रिमोट चोरी होने के बारे में बताता है और भैरव सिंह कहता है कि ये चीज उसे अब दिल्ली में जाकर ही मिलेगी। और फिर पीके दिल्ली आ जाता है अपने रिमोट को ढूंढते हुए और यहाँ आने के बाद ही वो जब अपने रिमोट को लेकर पूछताछ करता है
तो सभी ये कहते हैं कि अब सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। और ये बात सुनकर पीके को भगवान के बारे में पता चलता है और वो हर मंदिर, मस्जिद, चर्च और भी अलग अलग रिलीजियस के भगवानों से प्रार्थना करने लगता है, लेकिन उसे उसका रिमोट वापस नहीं मिलता। और इसके बाद ही एक दिन पीके तेजस्वी महाराज के आश्रम पहुंचता है और वहां पर वो अपने रिमोट को देखता है, लेकिन तेजस्वी महाराज सबको ये कहते हैं कि ये कोई रिमोट नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है और अभी इसी चीज को रखने के लिए वो एक मंदिर बनाएंगे। लेकिन पीके सबको ये समझाने की कोशिश करता है कि ये उसका रिमोट है, लेकिन कोई पीके को उसका रिमोट वापस नहीं करता है और उसे बाहर फेंकवा दिया जाता है। और अब पीके को कैसे उसका रिमोट वापस मिलेगा वह यही सोच रहा था, क्योंकि उसके रिमोट कंट्रोल के अलावा वो अपने प्लेनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है और उन लोगों को ये लगेगा कि वो यहाँ पर मर गया है और कोई उसे ढूंढने के लिए भी नहीं आएगा। और ये सारी बातें सुनकर जग्गू बहुत परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि पीके की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसीलिए जगत जननी उस पर तरस खाती है और उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है। इसी दौरान वो पीके का हाथ पकड़ती है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पीके पढ़ लेता है। और वो ही बात जब पीके जग्गू को बताता है तो जग्गू बहुत हैरान होती है। और इसके बाद पीके एक एलियन है और दूसरे प्लेनेट से आया है, इसके बारे में जग्गू को एक ठोस सबूत मिलता है, जिसके बाद जग्गू पीके पर यकीन कर लेती है और पीके जहाँ पर रहता है उससे वहाँ पर जाकर मिलती है। और इसके बाद जग्गू पीके से वादा करती है कि वो उसका रिमोट उसे वापस लाकर जरूर देगी। और इसके बाद जग्गू अपने बॉस चेरी बाजवा को पीके के बारे में बताती है, लेकिन वो एलियन है ये बात को नहीं बताती। वो कहती है कि पीके एक बहुत ही हटके इंसान है और वो दुनिया के हर चीजों को अलग नजरिए से देखता है। और इसके बाद चेरी भी पीके से बात करता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि पीके थोड़ा अलग है। और इसके बाद जग्गू की मदद से पीके को इसी ऑफिस में एक जॉब मिल जाती है और पीके जग्गू के साथ उसी के घर में रहने लगते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि जग्गू के टेलीफोन में हमेशा रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही थी और एक दिन परेशान होकर जग्गू उन्हें कुछ गलत शलत इंफॉर्मेशन दे देती है, जो सुनकर पीके बिल्कुल दंग रह जाता है। और इसी इंसिडेंट से पीके ये समझ रहा था कि दरअसल तपस्वी जी भगवान से जो कांटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं उनका कॉल भी किसी रॉन्ग नंबर पर जा रहा है और इसीलिए लोगों के मुसीबत का हल इतने अजीबोगरीब होते हैं। और जग्गू समझती है कि पीके गलत सोच रहा है, लेकिन वो उसका ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं करती। और पीके की इसी सोच का फायदा उठाकर जग्गू अपने न्यूज चैनल में एक नया शो शुरू करती है। और इसके बाद जग्गू पीके को तपस्वी जी के आश्रम लेकर जाते हैं और तपस्वी जी एक भक्त के समस्या का समाधान करने के लिए भगवान के साथ कांटेक्ट करते हैं और उनकी समस्या का जो समाधान देते हैं वो पीके को ठीक नहीं लगता और वो सबके सामने ये बोल पड़ता है कि ये रॉन्ग नंबर है, ये कॉल तो भगवान के पास गया ही नहीं। और ये बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी हैरान रह जाते हैं और तपस्वी जी डर जाते हैं। इसके बाद जग्गू अपने शो में बोलती है कि आपके भगवान आपके लिए क्या समाधान लेकर आए हैं ये हमें भगवान के मैनेजर से सुनने की जरूरत नहीं है। और जब तक भगवान के मैनेजर आपको खुद भगवान के साथ कांटेक्ट नहीं करवा पाते तब तक उनकी बातें ना सुनी जाए। और अगर पब्लिक को कभी भी किसी भी भगवान के मैनेजर की बात रॉन्ग नंबर लगती है तो उनके न्यूज चैनल में इसके बारे में बताया जाए। और देखते ही देखते पीकू का ये शो बहुत पॉपुलर हो जाता है और लोग हर जगह से ऐसे ही भगवान के मैनेजर्स के रॉन्ग नंबर पकड़ लेते हैं और उनकी फ्रॉड धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगती है। और दूसरी तरफ तपस्वी जी भी पीके के इस कारनामे से तंग आ चुके हैं और एक दिन वो पीके के साथ भगवान को लेकर एक डिबेट रखते हैं। फिर ये देखा जाता है कि इस डिबेट को लेकर वो लोग भी एक्साइटेड थे क्योंकि जग्गू को पता था कि पीके तपस्वी जी को हरा देगा। और इसी दौरान ही राजस्थान में भैरव सिंह को वो आदमी मिल जाता है जिसने पीके से उसका रिमोट चुराया था और उस आदमी से ये पता चलता है कि दरअसल उन्होंने वो रिमोट तपस्वी जी को बेच दिया था। और भैरव सिंह जब पीके को ये सारी बातें कहता है तो पीके को समझ में आता है कि दरअसल तपस्वी जी एक फ्रॉड है और इसके बाद जग्गू भी उसे सबको समझाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीके धीरे धीरे जग्गू से प्यार करने लगता है
और वो जग्गू को अपने दिल की बात कहेगा इससे पहले ही जग्गू का हाथ पकड़ के पीके को जग्गू और सरफराज के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और फिर इस बात से पीके थोड़ा उदास हो जाता है और इसी दौरान वो भैरव सिंह को लेने के लिए स्टेशन गया था। भैरव सिंह उसी चोर को अपने साथ लेकर मुंबई आया था जिससे कि तपस्वी जी से वो रिमोट लेने में उनकी हेल्प हो। लेकिन ये देखा जाता है कि स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती है जिससे कि भैरव सिंह की मौत हो जाती है और अपने एक लौते दोस्त की ऐसी मौत से पीके बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन जग्गू के मना करने के बाद भी इसके बाद पीके तपस्वी जी के साथ होने वाले डिबेट में जाता है और वहाँ पर तपस्वी जी पीके को उनके भगवान की अपमान करने के लिए बुरा भला सुनाते हैं। लेकिन पीके तपस्वी को कहता है कि भगवान एक ही है जिन्होंने हम सबको बनाया है, लेकिन तपस्वी और उनके जैसे लोगों ने उनके भगवान को बनाया है अपने फायदे के लिए। और इसीलिए पीके सबको ये कहता है कि इन लोगों ने जिस भगवान को बनाया है उन पर भरोसा ना करके जिन भगवान ने हम सबको बनाया है, इस पूरी दुनिया को बनाया है, उन पर भरोसा करना चाहिए। और ऐसे ही बातचीत करते हुए अचानक जग्गू और सरफराज की बात छिड़ जाती है और तपस्वी सबको ये कहता है कि सरफराज जग्गू को धोखा देगा। ये बात उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था और ऐसा ही हुआ है। लेकिन पीके इसके बाद असलियत सामने लाता है और वो कहता है कि सरफराज ने जग्गू को धोखा दिया, ये रॉन्ग नंबर तपस्वी ने ही जग्गू के दिमाग में फिट किया है। और इसके बाद वो एक के बाद एक सारी बातें बताता है। वो जग्गू से पूछता है कि उस दिन जो लेटर जग्गू को मिला था उसमें सरफराज या फिर जग्गू का कोई नाम था या नहीं, और वहाँ पर जग्गू के अलावा कोई और ब्राइड थी कि नहीं। और जग्गू को याद आता है कि उस लेटर में किसी का नाम नहीं था और वहाँ पर उसके अलावा एक और ब्राइड थी जो कि शादी के लिए आई थी। और पीके जग्गू को समझाता है कि वो लेटर उस लड़की के लिए भी तो हो सकता है। और इसके बाद ही जग्गू को हैरानी होती है और इसके बाद चीरी जग्गू को कहता है कि वो एक बार सरफराज से कांटेक्ट करके सारी कंफ्यूजन क्लियर कर ले। और सरफराज का कोई कांटेक्ट नंबर जग्गू के पास नहीं था और इसीलिए सरफराज जिस एम्बेसी में जॉब करता था वहाँ पर जग्गू कॉल करती है और वहाँ से ही जग्गू को ये पता चलता है कि सरफराज नाम का एक लड़का पिछले 1 साल से हर सुबह एम्बेसी में कॉल करता है और पूछता है कि उसके लिए जग्गू नाम के किसी का कॉल आया था या नहीं। और ये सारी बातें सुनकर जग्गू हैरान रह जाती है। और इसके बाद जग्गू की सरफराज के साथ बात होती है और जग्गू सरफराज से पूछती है कि उस दिन वो कोर्ट में आया था या नहीं। और सरफराज कहता है कि वो उस दिन आया था, लेकिन वहाँ पर सरफराज को भी वही लेटर मिला था और उसे लगा था कि ये लेटर जग्गू ने लिखा है और वहाँ पर उसके साथ कांटेक्ट ना करने के बारे में भी लिखा हुआ था। और इसीलिए सरफराज ने इतने दिनों तक खुद से कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन उसे पता था कि जग्गू एक न एक दिन उसके साथ कांटेक्ट जरूर करेगी। और इसके बाद ही फाइनली जग्गू और सरफराज के बीच जो भी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वो क्लियर हो जाती है और जग्गू और सरफराज एक दूसरे से बातें करते हैं। और ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देखकर जग्गू के पिता का भी अब तपस्वी जी से भरोसा उठ जाता है और वो खुद तपस्वी जी से वो रिमोट लेकर पीके को देते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि पीके को अब घर वापस जाना था और जग्गू पीके को छोड़ने के लिए आती है और जग्गू देखती है कि पीके ने 2 सूटकेस भर के बैटरीज लिए हैं और इन्हीं में से एक बैटरी का बैग बस में छूट जाती है और पीके उसे लेने के लिए बस के पीछे दौड़ता है। और जग्गू जब पीके के आने का इंतजार कर रही थी तभी वो कुछ ऑडियो टेप्स चलाकर देखती है जहाँ पर सिर्फ जग्गू के ही रिकॉर्डिंग्स थे। और इसके बाद जग्गू को पीके का वो नोट मिलता है जो पीके ने जग्गू के लिए लिखा था और ये देखकर जग्गू समझ जाती है कि दरअसल पीके उसे प्यार करता है, लेकिन जग्गू किसी और से प्यार करती है। ये सोचकर पीके ने जग्गू को अपनी मन की बात नहीं बताया था और ये देखकर जग्गू बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो पीके को कुछ भी नहीं कहती। और इसके बाद जग्गू और पीके एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और पीके अपने प्लेनेट वापस लौट जाता है। फिर हम देखते हैं कि जग्गू ने पीके के ऊपर एक बुक लिखा था और हम देखते हैं कि सरफराज और जग्गू के पापा उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और जग्गू को अपनी फैमिली वापस मिल गई थी और ये सब कुछ सिर्फ पीके के वजह से ही हुआ था और वो उसे बहुत याद करती है। फिर हम देखते हैं कि 1 साल बीत चुका था और पीके वापस से अपने स्पेसशिप में अर्थ में कुछ रिसर्च के लिए आया था और इस बार पीके अकेले नहीं बल्कि उसके साथ और भी बहुत सारे एलियंस आए थे
और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।